एक गांव में शारदा का परिवार ही सांवले रंग का था। शारदा, शारदा के पति प्रसाद, बेटा रमेश, तीनों ही सांवले थे। अगर कोई पूछे कि शारदा कहाँ रहती है तो कौन सी शारदा और कह दे कि काली शारदा, फिर तो लोग आपको उसके घर तक पहुंचा देंगे, वहां खड़े होके हंसेंगे, फिर वहां से जाएंगे। इसीलिए शारदा को काले रंग से बहुत नफरत था। अब ईश्वर की इच्छा के आगे क्या कर सकते हैं, इसीलिए ये सब कहकर वो अपने मन को बहलाती थी। एक दिन वो सोफे पे बैठ के कॉफी पीती है, फिर अपने पति के पास जाकर कहने लगती है, आपका चाय पीना हो गया? क्यों शारदा? फिर वही सवाल। अरे हम लोगों के घर में जा जाके गोरी रंग की बहू ढूंढ रहे हैं ना। इसे पूछना नहीं, भीख मांगना कहते हैं। क्या आप अपनी बेटी को हमारे घर में बहू बना के भेजेंगे? आपको नहीं आना मत आइए, मैं ही गोरी बहू ढूंढने के लिए चली जाती हूँ। सॉरी शारदा, इसे ढूंढना नहीं कहते, भीख मांगना कहते हैं। धन्यवाद। ऐसा कह के शारदा मुख्य दरवाजे के पास पहुँचती है। तभी एक बुजुर्ग इंसान वहाँ पे आते हैं। वो शारदा को देखकर नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि उनका नाम माधव है। सबसे खास बात तो ये कि उनकी 5 बेटियां हैं। पहले 2 बेटियों की शादी हो चुकी है। अब वो यहाँ पर आए हैं अपनी तीसरी बेटी अनामिका की शादी के बारे में बात करने। इस बारे में वो शारदा से चर्चा करते हैं। तो क्या आपकी बेटी अनामिका का रंग गोरा है? आसमान में चांद में भी दाग है, पर मेरी बेटी की खूबसूरती में कोई दाग नहीं। वो इतनी सुंदर है, सोना है। ये शब्द सुनते ही शारदा का चेहरा फूल की तरह खिल उठा और वो मुस्कुरा दी। अब तक उसने सम्मान करने की जहमत नहीं उठाई थी, अचानक से सम्मान करने लगी जब उसे याद आया कि इनकी एक बेटी है जो कि गोरी है। अरे भाई साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए अंदर बैठिए। इस तरह अंदर बुलाया, फिर चाय पिलाया। प्रसाद को बात पची नहीं, पर शारदा को इस तरह से परिस्थिति के साथ खुद को बदलते देख वो प्रशंसा किए। रमेश, अनामिका एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद भी आते हैं। पर जब से शारदा ने अपनी बहू अनामिका को देखा था, वो खुशी से उछल रही थी। फिर उसने बड़े धूमधाम से शादी का बंदोबस्त किया और पूरे गांव को न्योता भेजा उसकी गोरी बहू को दिखाने के लिए। फिर सभी के आशीर्वाद से रमेश और अनामिका की शादी हो जाती है। शारदा अनामिका को कोई काम करने नहीं देती थी, सारा काम वो खुद ही करती थी। देखो बहू, तुम घर का कोई काम मत करो, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। बस 1 साल के अंदर अपने रंग की एक नाती या पोती दे दो, मैं उसका शूशू पोटी सब कुछ संभाल लूंगी। बस तुम टाइम टाइम पे उसे दूध पिला दिया करना, वो बहू से कहती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका गर्भवती हो जाती है। शारदा घर का सारा काम काज करके बहू का बहुत सेवा करती थी और उसे बड़े प्यार से रखती थी। अनामिका का डिलीवरी का दिन आ जाता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। बिल्कुल 10 मिनट के बाद रमेश, प्रसाद और शारदा को एक पुत्र संतान की रोने की आवाज आने लगती है। लंबे समय का इंतजार था, इसीलिए शारदा बहुत उत्साहित हो जाती है पोते को देखने के लिए। ठीक आधे घंटे के बाद अनामिका और उसके बच्चे को रूम में शिफ्ट किया जाता है। वो मिलने के लिए अनुमति देते हैं। शारदा भाग के जाती है और देखती है एक काला बच्चा अनामिका के बगल में लेटा हुआ है। बस शारदा का तो दिल टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वो रोते रोते बाहर निकल आई। पर प्रसाद और रमेश बड़े खुश थे क्योंकि उन्हीं के तरह वो बच्चा पैदा हुआ था। 2 दिनों के बाद वो अनामिका को अस्पताल से घर लेके वापस आते हैं। पर शारदा अनामिका से ठीक से बात नहीं कर रही थी, हमेशा गुस्सा कर रही थी। अब तो वो अनामिका से घर का सारा काम काज भी करवाने लगी। ऐसी खरी खोटी बातें सुनाने लगी जिससे अनामिका को बड़ा दुख हो रहा था। रोते रोते अनामिका घर का सारा काम काज करती थी। अब पोते का रंग भी काला हुआ था, इसलिए वो रोते रहता था, पर शारदा उसे उठाती नहीं थी, कभी उसे पास नहीं बुलाती थी, हमेशा दूर भागती रहती थी। आप इतनी परेशान क्यों है सासू माँ? चाहे रंग काला ही क्यों ना हो, पर ये तो आपका ही पोता है ना। आपको तो खुश होना चाहिए कि ये आपके रंग का हुआ है, पर आप खुश ना होकर मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। जो कर रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अनामिका के ऐसे कहने पे वो अनामिका को एक थप्पड़ लगाती है और बहुत डांटती भी है। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। अनामिका फिर से गर्भवती होती है। फिर से शारदा गोरा नाती या पोती का आस लगाए बैठ जाती है। अनामिका के बिल्कुल डिलीवरी से पहले शारदा कहती है, देखो बहू, इस बार कम से कम गोरा नाती या पोती दे दो, जो भी हो चलेगा, पर इस बार मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी कर दो।
शारदा इस तरह कहती है। इस बात से अनामिका बहुत डर जाती है कि अगर बच्चा फिर से काला हुआ तो क्या होगा। ये सोचते हुए वो ऑटो से अस्पताल पहुंचती है। अनामिका को दर्द शुरू हो जाता है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रमेश और प्रसाद बैठे हुए थे। इस बार शारदा अस्पताल नहीं आई। पुत्री संतान का जन्म हुआ, पर वो काली रंग की थी। ये बात फोन करके प्रसाद अपनी पत्नी को बताता है। शारदा सुन के ही रोने लगती है। 2 दिनों के बाद अनामिका अपनी काली रंग की कन्या संतान को लेकर अस्पताल से घर लौट आती है। शारदा गुस्से से उसे दरवाजे पे ही रोक देती है। गोरी बहू काले रंग के बच्चों को गोद में उठा के रखने पे भी मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। मैं अपने बेटे की फिर से गोरी लड़की से शादी कराऊंगी, फिर गोरा लड़की या लड़का लेके वो घर आएगी। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। शारदा की ये बात सुन के प्रसाद और रमेश उसके पास जाते हैं। शारदा, मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, सही जवाब देना। हाँ पूछिए। रमेश कौन है और वो काले रंग का क्यों है? ये कैसा सवाल है? वो हमारा बेटा है। आप काले हैं, मैं काली हूँ, इसीलिए वो भी काला हुआ। क्यों उसे गोरा होना चाहिए था? पर वो गोरा हुआ क्यों नहीं? हमारा जीन एक समान था, तो वो गोरा कैसे होता बताइए? हमारा बेटा काला है तो उसके बच्चे भी तो काले होंगे ना, उसी के तो फीचर आएंगे। इस सवाल का शारदा के पास जवाब नहीं था, तो वो अपना सर झुका ली। देखो शारदा, हमारे बेटे को हमारा जिन मिला इसीलिए वो काला है। उसके बच्चे को भी उसका जिन मिला तो वो काले हैं। बच्चों के जन्म में हमारा फैसला होता नहीं है, सब ईश्वर का देन है। इसीलिए यहाँ पे ना बेटे की गलती है ना बहू की। अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो ईश्वर पे गुस्सा निकालो। उसकी बातें सुनकर शारदा सोच में पड़ जाती है। पति की बातें सुनकर शारदा को सच समझ में आता है। फिर जाके वो बहू को घर ले आती है। नाती और पोती के आने के बाद से परिवार खुशी से भर जाता है और सुखी सुखी वो जीवन बिताने लगते हैं। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रात के 12 बज चुके थे। रमेश चैन से बिस्तर पे सो रहा था, पर अनामिका को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए बिस्तर पे बैठ के वो गहरी सोच में डूबी थी। सासू माँ ने कहा आसान तरीके से पैसे कमाने के लिए, पर मेरे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब नहीं आ रही है। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक अनामिका के दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आती है और वो खुश हो जाती है। जब भी मेरे दिमाग में कोई तरकीब आती है वो कहती है बताने के लिए। अभी बता देती हूँ, नहीं तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ। ये सोचकर बगल में रखा हुआ फोन उठाती है और सासू माँ को फोन लगाती है। दूसरे कमरे में शारदा और प्रसाद सो रहे थे। फोन बजता है, पर शारदा बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी प्रसाद की आंखें खुल जाती है। इतनी रात में मेरी पत्नी को कौन फोन कर रहा है? ऐसा सोचकर वो फोन उठाते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? प्रसाद के फोन उठाने से अनामिका काफी डर जाती है और वो सोचने लगती है, हाय रे पिताजी, अब। फिर वो अपनी आवाज बदल के कहने लगती है, नमस्कार सर, मैं मिरर बैंक से बोल रही हूँ। शारदा मैम को बैंक की लॉटरी में 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। क्या आप उन्हें अभी फोन दे सकते हैं? मैडम, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? इतनी रात में कौन बैंक फोन करता है? मुझे ये सब नहीं पता क्या? इसीलिए तो आपकी बीवी आपको छोटा प्रसाद कहती है कभी कभी। ये बात तुम्हें कैसे पता? यहाँ अनामिका है, इसीलिए मुझे सब पता है। अनामिका वो तो मेरी बहू है। अनामिका नहीं, मैं अमेरिका से बोल रही हूँ। यहाँ सुबह का वक्त हो रहा है ना, इसीलिए मैं आपको फोन कर रही हूँ। कृपया शारदा जी को फोन दीजिए। प्रसाद को कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो शारदा को जगा के उसे फोन दे देते हैं। शारदा फोन लेकर हॉल में आ जाती है और वो वहाँ सो जाते हैं। क्या बेटा अनामिका, इतनी रात में क्यों फोन किया? आपने ही ना कहा सासू माँ कि जैसी तरकीब आती है आपको फोन करके तुरंत बताने के लिए। मुझे अभी तरकीब आई है, इसीलिए मैंने फोन किया। ठीक है, हॉल में आओ। ऐसा कह के वो फोन कट कर देती है। उधर अनामिका भी फोन रख देती है। फिर वो हॉल में आती है और दोनों सास बहू सोफे पे बैठ जाती है। बताओ बहू, तुम्हें क्या तरकीब आई है? आसान तरीके से पैसे कमाने के लिए आपने दूसरा रास्ता ढूंढने को कहा था ना? ये दूसरा रास्ता क्या है बहू? हाँ सासू माँ, हमारा पहला तरीका था नाग पंचमी के दिन हमें जो भी मिलेगा, दूध, अंडे, ये सब हम बेचकर अच्छे से पैसे कमाएंगे। अब सुनिए मेरा दूसरा तरीका पैसे कमाने का। बताओ बहू, दूसरी तरकीब क्या है? हमारे घर से थोड़ी दूर में एक कुआं है ना। तो क्या कूदना चाहती हो? ओफो सासू माँ,
आप ऐसा ऐसा मजाक करती है ना कि मैं भूल ही जाती हूँ कि आखिर मैं क्या कहने आई थी। देख लीजिए, भूल गई तो फिर बाद में आप मत कहिएगा। ठीक है बहू, चलो मैं मजाक नहीं करूँगी। हाँ, तो हमारे घर से थोड़ी दूर में एक कुआं है ना? हाँ है, लेकिन बहुत पुराना है और उसे कोई इस्तेमाल भी नहीं करता, इसीलिए सब कचरा और गंदगी फेंकते हैं। पूरा गांव का गंदगी वहीं पे जाके फेंका जाता है। लोग उसे भूतिया कुआं कहते हैं। तो फिर से उस बारे में कुछ ना ही कहो बहू। अगर हम कहें कि सोने के देवता हमारे सपने में आए और सोने के कुएं की मरम्मत करने के लिए कहा, अगर हम कहते हैं कि आप जितना सोना फेंकेंगे वहाँ उससे दुगना सोना मिलेगा, फिर हम उस कुएं की मरम्मत करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, फिर जब सब देख रहे होंगे हम चुपचाप जाके अपना 2 तोला सोना उस कुएं के पानी में डाल देंगे। हाँ, उसके बाद हम अपने घर से नीचे नीचे उस कुएं तक जाने का एक गुप्त सुरंग बनाएंगे। फिर उस रास्ते से जाके 2 ग्राम सोने के साथ 2 ग्राम और मिला के 4 ग्राम सोना बांध देंगे। लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। जब वो खींच के उठाएंगे तो उन्हें 4 ग्राम सोना मिलेगा, जो कि कुएं के अंदर से निकलेगा। बहू की ये तरकीब सुनने के बाद शारदा तो तारीफ करते करते थकी नहीं। वो इतनी खुश हो गई कि सोफे में अपनी बहू को बैठाकर उसके गालों पर एक चुम्मा भी ले ली। अनामिका शर्मा जाती है। वो रात निकल जाता है। फिर परिकल्पना के मुताबिक सास बहू जाके उस कुएं की मरम्मत कराती है। फिर उसमें पानी डालते हैं। उस कुएं से अपने घर तक वो एक खुफिया सुरंग भी बनाते हैं। फिर वो ऐसे प्रचार करते हैं कि भीड़ वहाँ इकट्ठा होने लगती है। गांव वाले देखने आने लगते हैं। फिर जब सभी लोग देख रहे थे, शारदा एक पैकेट में 2 ग्राम सोना एक रस्सी की मदद से बांध के कुएं में फेंक देती है। सभी को 3 दिनों के बाद आने को कहती है, तो सभी लोग चले जाते हैं। प्रसाद और रमेश काम पे चले जाते हैं। फिर सास बहू उस गुप्त सुरंग से जाती है अंदर, उस 2 ग्राम सोना को लेकर 4 ग्राम सोना बांध देती है। तीसरे दिन सभी गांव वाले देख रहे थे। वो देखने के लिए कुएं के पास आते हैं। फिर सभी के सामने शारदा उस रस्सी को खींच के बाहर निकालती है। वहाँ 4 ग्राम सोना मिलता है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। सोना असली है या नकली, ये जांच करने के लिए सारे गांव वाले लग जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो पुष्टि कर देते हैं कि सोना शुद्ध है। फिर जिनके पास जितना सोना था वो थैला में बांधकर उसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं और उस कुएं में स्वाहा करके सब अपने सोना छोड़ जाते हैं। फिर उस रात जब बाप बेटे सो रहे थे, सास बहू अपने कमरे से निकल के सुरंग के रास्ते से होकर कुएं में जाती है और सारा सोना लेकर उसके बदले में पत्थर बांध देती है। तीसरे दिन ग्रामीणों के साथ साथ सास बहू भी उस कुएं के पास आई। सभी लोग अपनी अपनी रस्सियां लेकर कुएं से बाहर खींचने लगे। ऊपर खींचने पर सोने के बदले पत्थर निकल आए। गांव वाले रोने लगते हैं। उन्हें लगता है सास बहू ने बेवकूफ बनाया है, इसीलिए उन्हें पीटने लगते हैं। अनामिका के पास रिमोट था, वो जल्दी से दबाती है। तभी कुएं से सुनहरी रोशनी निकलने लगती है और उस कुएं से आवाजें भी आने लगती है। तुम सब लालची लोगों, जब मैंने कहा था तुमने कभी विश्वास नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारा सोना ले रही हूँ। जब मैंने कहा तो सास बहू ने मान लिया, इसीलिए उनका सोना मैंने लौटा दिया। अगर सास बहू से कुछ भी मांगोगे या किसी से भी कुछ कहोगे तो तुम सब मर जाओगे, याद रखना। ऐसा कहने पर अनामिका ने फिर से रिमोट दबा दिया। जो आवाज आ रही थी वो बंद हो गई। सोने वाली रोशनी भी वहाँ से गायब हो गई। अब क्योंकि कुछ करने को नहीं था, इसलिए सारे गांव वाले भी वहाँ से एक एक करके चले गए। फिर सारा सोना लेकर सास बहू खूब मजे करने लगी।